स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विषय शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को कराएंगे। इसमें हम आपको आज संप्रेषण टॉपिक बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, समझते हैं। संप्रेषण संप्रेषण को इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। संप्रेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। संप्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? सम प्लस प्रेषण। सम का मतलब होता है समान और प्रेषण का मतलब होता है भेजना, यानी समान रूप से भेजना। ठीक है, या समान रूप से भेजा गया, इस प्रकार भी बोल सकते हो। अब आगे समझते हैं, इसका अर्थ समझ लेते हैं। ये तो हमने शब्द को तोड़ के आपको बता दिया। संप्रेषण का अर्थ, यानी संप्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस प्रेषण। सम का अर्थ है समान तथा प्रेषण का अर्थ है भेजना, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ है समान रूप से भेजा गया। ठीक है, जैसे शिक्षण में हमने आपको एक परिभाषा बताई थी, ज्ञान प्रदान करना ही शिक्षण है। यदि ये परिभाषा आप शिक्षण जो टॉपिक है उसमें आपको याद है, तो आप जो भी पूछा जाएगा, विशेषता पूछी जाए, लाभ पूछा जाए, महत्व पूछा जाए, आप लिख सकते हो। इसी प्रकार संप्रेषण में एक परिभाषा है कि ये आप याद रखेंगे तो आप संप्रेषण के सभी प्रश्न कर सकते हो। संप्रेषण का अभिप्राय, यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं, विचारों तथा संदेशों का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है। यानी दो या दो से अधिक, जब हम बात कर रहे हैं या अपने सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो कम से कम दो व्यक्ति तो होना ही चाहिए। दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन संप्रेषण की प्रक्रिया तभी पूर्ण होगी जब दो व्यक्ति हों। ठीक है, एक संदेश देने वाला, दूसरा संदेश प्राप्त करने वाला। तो इस प्रकार आपने समझा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं, विचारों तथा संदेशों का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, किसी भी एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार परिभाषा देख लेते हैं। संप्रेषण की परिभाषाएं कीथ डेविस के अनुसार इन्होंने क्या बताया है कि संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना तथा समझ को भेजने की प्रक्रिया है। इन्होंने क्या बताया कि संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना तथा समझ भेजने की प्रक्रिया है। ईजी मेयर के अनुसार इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा समितियों से दूसरे व्यक्ति को परिचित कराने से है। ईजी मेयर ने बताया कि संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचार हैं कुछ। ठीक है, तो एक व्यक्ति के विचारों तथा समितियों से दूसरे व्यक्ति को परिचित कराना है। न्यूमैन एवं समर के अनुसार इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, समितियों अथवा संवेगों का आदान प्रदान ही संप्रेषण है। ये किसने बताया? न्यूमैन एवं समर के अनुसार। तो इस प्रकार आपने समझा कि संप्रेषण जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। संप्रेषण जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस प्रेषण। सम का अर्थ होता है समान, प्रेषण का मतलब होता है भेजना, यानी समान रूप से भेजा गया। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? समान रूप से भेजा गया। यदि परिभाषा पूछी जाए, अर्थ पूछा जाए, परिभाषा पूछी जाए किसी भी मनोवैज्ञानिक के अनुसार लिख देना, अर्थ पूछा जाए, आशा पूछा जाए, अभिप्राय पूछा जाए और संप्रेषण की टिप्पणी लिखने को आए, तो आप यही लिखेंगे कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं, विचारों तथा संदेशों का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। परिभाषा हमने आपको बताई, परिभाषा लिखनी है। यहाँ पर समझ लेते हैं कुछ शॉर्ट में। कोई संदेश है, उसे हमें भेजना है, तो संदेश भेजने वाले को हम कहेंगे सेंडर कहेंगे इंग्लिश में, या फिर हिंदी में कहेंगे प्रेषक। ठीक है, और प्राप्त करने वाले को हिंदी में ग्राही या रिसीवर कहेंगे, यानी संदेश प्राप्त करने वाले को क्या कहेंगे? या तो हिंदी में ग्राही कहेंगे या इंग्लिश में रिसीवर कहेंगे। ऐसे ही संप्रेषण है। ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को पहुंचता है, तो ये जो
संदेश भेजने वाला होता है वो सेंडर और प्राप्त करने वाला रिसीवर होता है। संप्रेषण की प्रक्रिया दुपक्षीय होती है। संप्रेषण की प्रक्रिया दुपक्षीय होती है। ये बहुविकल्पी में प्रश्न पूछा गया था और हमने आपको बताया था कि संदेश या संप्रेषण संप्रेषण है उसमें कम से कम दो व्यक्ति तो होंगे। अपना संदेश किसी दूसरे को आप देंगे, मिनिमम दो होने चाहिए। तो यहाँ पर यही बताया गया है, संप्रेषण की प्रक्रिया दुपक्षीय होती है। प्रभावशाली संप्रेषण में शिक्षक और शिक्षार्थी की भागीदारी होती है। यानी शिक्षक क्या है, संदेश दे रहा है, शिक्षार्थी संदेश प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ से आप बहुत कुछ पॉइंट समझ गए होंगे। संप्रेषण की विशेषताएं या महत्व पूछा जाए तो ये पॉइंट आप लिख देना कि सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, पारस्परिक संबंध स्थापित होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, इसमें दोनों पक्ष क्रियाशील रहते हैं। यह द्विबाही या दो पक्षी प्रक्रिया है, अर्थात इसमें दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष संदेश देने वाला और दूसरा पक्ष संदेश प्राप्त करने वाला। इसमें मनोवैज्ञानिक सामाजिक पक्ष समावित होते हैं। तो इस प्रकार आप संप्रेषण के विशेषताएं या महत्व लिख सकते हो कि सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। संप्रेषण में क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, पारस्परिक संबंध स्थापित होते हैं। जैसे आपको कुछ अपने भाव लिखने हैं, पहले चिट्ठी चलती थी, अब मोबाइल में मैसेज टाइप होते हैं, बात वही है। तो अपने भाव आप विचार चिट्ठी के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते थे, ये वही है, विचारों का आदान प्रदान होता था। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें संप्रेषण की आवश्यकता। तो सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, पारस्परिक संबंध स्थापित करने के लिए, विचारों के आदान प्रदान के लिए, संदेशों के आदान प्रदान के लिए। नेक्स्ट इसी में देखते हैं संप्रेषण के घटक। मुख्यतः तीन घटक होते हैं, लेकिन घटक तो और भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः तीन घटक तो होंगे ही। एक तो सेंडर होगा यानी प्रेषक, एक कोई संदेश होगा, ठीक है, और एक प्राप्तकर्ता होगा, रिसीवर या ग्राही बोलेंगे। और कंप्लीट में इसमें आप देखेंगे और भी होते हैं, यानी ये प्रक्रिया पूरी 7 स्टेपों में कंप्लीट होती है। एक एक करके समझते हैं। प्रेषक, संदेश भेजने वाला यानी संदेश स्रोत, संदेश यानी सूचनाओं का संग्रह, शब्दों में, चित्रों में, संकेतों के रूप में हो सकता है। कूट संकेतन यानी एनकोडिंग, प्रेषक अपने विचारों को शब्दों, चित्रों, प्रतीकों, संकेतों में अभिव्यक्त करता है, यानी अभिव्यक्त के लिए संकेतों या प्रतीकों का प्रयोग करता है। माध्यम, वह साधन जिसके द्वारा कोई संदेश प्रेषक से संदेश प्राप्त करने वाले तक पहुंचता है, कोई तो माध्यम होगा। अब यह है अकूटन वाचन। इसमें क्या होता है, अकूटन वाचन यानी डिकोडिंग। प्राप्तकर्ता संकेतों या प्रतीकों का अर्थ ग्रहण कर संदेश प्राप्त करता है। अब यहाँ पर है प्राप्तकर्ता यानी संदेश प्राप्त करने वाला। और अंतिम, ये बहुत ज़रूरी है, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। इसके द्वारा संदेश की प्रभावशीलता की जांच होती है या इसमें प्रेषक को अवगत कराया जाता है कि संदेश प्राप्त हो गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है, संदेश प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है। संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं संप्रेषण के? एक तो होता है शाब्दिक, यानी शब्दों के माध्यम से संप्रेषण करते हैं, या तो आप मौखिक करें या लिख कर करें। दो माध्यम से आप कर सकते हो, शाब्दिक शब्दों के माध्यम से। एक होता है अशाब्दिक यानी संकेतों के माध्यम से। इसमें ध्वनि संकेत, दृष्टि संकेत, स्पर्श संकेत, ये सभी क्या है, संप्रेषण के प्रकार हैं। गंध संकेत, स्वाद संकेत। तो आपने ये समझा कि संप्रेषण के प्रकार में आप लिखोगे तो शाब्दिक और अशाब्दिक दो प्रकार होते हैं।
शब्दों के माध्यम से संप्रेषण करना शाब्दिक संप्रेषण और संकेतों के माध्यम से संप्रेषण करना अशाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। इस प्रकार आप परिभाषा लिख सकते हो। संप्रेषण कक्षा में छात्रों की संख्या के आधार पर दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत संप्रेषण, सामूहिक संप्रेषण। यानी जब संप्रेषण एक बालक से हो या एक व्यक्ति को दिया जाए या एक व्यक्ति के साथ किया जाए तो व्यक्तिगत संप्रेषण, यदि समूह में किया जाए तो सामूहिक संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, यही है व्यक्तिगत संप्रेषण। क्या है? जब शिक्षक एक बालक को शिक्षा देता है तो उसे व्यक्तिगत संप्रेषण कहते हैं, अर्थात कक्षा में प्रत्येक बालक को अलग अलग शिक्षा देना होता है। व्यक्तिगत संप्रेषण के उद्देश्य क्या होते हैं? छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा देना, छात्रों की रुचियों के अनुसार शिक्षा देना, छात्रों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ते हुए शिक्षा देना, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा देना। व्यक्तिगत संप्रेषण के लाभ, विशेषता या गुण पूछे जाएं तो आप लिखेंगे बालक क्रियाशील रहता है, बालकों की रुचि के अनुसार शिक्षा मिलती है, बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा मिलती है, बालकों के पूर्व ज्ञान के अनुसार शिक्षा मिलती है, बालकों को मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा मिलती है। ठीक है, क्योंकि स्पेशल उसे ही शिक्षा दी जा रही है तो उसी के अनुसार होगी। अब कोई क्लास में टीचर पढ़ाएगा तो ऐसा तो है नहीं सभी के अनुसार पढ़ाएगा, एक कॉमन पढ़ाएगा वो। ठीक है, व्यक्तिगत संप्रेषण। अब व्यक्तिगत संप्रेषण के कुछ दोष भी होंगे। इसमें बालक में सामाजिक गुण उत्पन्न नहीं होते हैं क्योंकि अकेला पढ़ रहा है, वो कोई है ही नहीं। इसमें बालकों में सहयोग की भावना उत्पन्न ही नहीं होगी, कोई सहपाठी ही नहीं है। यह विधि अव्यवहारिक है, यह विधि व्ययपूर्ण है, यानी इसमें अधिक व्यय होता है या अधिक धन खर्च होता है। इस विधि में समय भी अधिक नष्ट होगा क्योंकि एक एक करके अध्यापक सभी को पढ़ाएगा। सामूहिक संप्रेषण, जब शिक्षक समूह में शिक्षा देता है तो उसे सामूहिक संप्रेषण कहते हैं, अर्थात कक्षा के सभी बालकों को एक साथ शिक्षा देना। सामूहिक संप्रेषण के गुण, विशेषताएं या लाभ तो आप लिखेंगे इससे बालकों में सामाजिक गुणों का विकास होता है, सहयोग की भावना का विकास होता है, यह विधि व्यवहारिक है, यह विधि में कम समय लगता है, कम खर्च होता है, इस विधि में नेतृत्व की भावना का विकास होता है क्योंकि एक क्लास में एक से अधिक छात्र बैठे हैं, समूह में बैठे हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसमें कुछ दोष भी हैं। यह विधि बाल केंद्रित नहीं होती है। ठीक है, यह विधि मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। यह विधि इस विधि में बालक क्रियाशील नहीं रहते हैं क्योंकि लास्ट बेंच में बैठा हुआ छात्र हो सकता है सो रहा हो। इससे बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा नहीं दी जाती है। इसमें बालकों की रुचियों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो इस प्रकार ये सामूहिक संप्रेषण है वो कुछ दोषपूर्ण भी है, इसके दोष भी हैं कुछ। प्रभावी संप्रेषण। प्रभावी संप्रेषण, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई सूचना देता है, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई सूचना देता है तथा दूसरे व्यक्ति द्वारा सूचना ग्रहण करने का संकेत प्रेषक को, जो संदेश दे रहा है उसको, किसी प्रतिक्रिया यानी फीडबैक के रूप में प्राप्त हो जाए तो वह प्रभावी संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, प्रभावी संप्रेषण के तरीके क्या हैं? उद्देश्यपूर्ण, बाल केंद्रित, पूर्व ज्ञान से संबंधित, सहायक सामग्री का समुचित प्रयोग, आत्मविश्वास की जागृति, सुनियोजित, सक्रिय अध्यापन, स्वतंत्र वातावरण, ये प्रभावी संप्रेषण के तरीके हैं। संप्रेषण संबंधी प्रमुख बाधाएं या रुकावटें क्या आ सकती हैं? आप संप्रेषण कार्य कर रहे हैं, क्या क्या रुकावटें हो सकती हैं? तो रुचि का अभाव, रुचि नहीं है। संप्रेषण माध्यम की कमी, जब माध्यम नहीं है तो आप संप्रेषण कार्य कर रहे हैं तो प्राप्ति ही नहीं होगा, बिना माध्यम के कैसे प्राप्त होगा दूसरे को। संप्रेषण सामग्री की कमी, भाषा की कमी, आपने कोई संदेश लिखा, ठीक है, और दूसरे ने उसे समझ ही नहीं पाया, आपने कौन सी भाषा प्रयोग कर दी, तो भाषा संबंधी कमी। वातावरण संबंधी कमियाँ। नेक्स्ट है संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक या बाधक तत्व हम कह सकते हैं। तो कौन कौन बाधा पहुंचा सकता है? प्रेषक, संदेश, माध्यम और ग्राही, ये सभी बाधा पहुंचा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपने ये संप्रेषण का जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।